अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू द शो। 63A की नई तशरीह जो है, या यूं कह लीजिए कि पुरानी तशरीह है, वो अब फील्ड में है। फैसला आ चुका है जो जस्टिस मुनीब के 2 साल पहले, जब 2022 में जस्टिस मुनीब ने जो तशरीह की थी कि जो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने की कोशिश करेगा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और साथ वो डी सीट भी हो जाएगा। तो जो अब नई उस फैसले को रिवर्ट किया गया है जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जो बेंच बना, उसमें अब ये सामने आया है कि वो बंदा डी सीट जरूर होगा लेकिन वोट काउंट होगा। तो इसी हंगाम में जबकि आगे आईनी तरमीम भी लाना चाहती है हुकूमत, उसका भी ऐलान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान किया, इस्लामाबाद में, अब लाहौर के अंदर भी साथ ही अचानक ऐलान हुआ कि वहाँ पे भी होगा। और मकसद क्या होता है एहतजाज का? वो ये होता है कि चले एक तो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाए, वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए वो सब मामला कि आप चाहते क्या हैं, किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और फिर एक मकसद शायद ये भी होता है कि मामूलात ज़िंदगी जो है वो किसी तौर डिसरप्ट हों। तो वो तहरीक इंसाफ को करने की ज़रूरत को ख़ास पेश नहीं आती उस तरह का मामला। हुकूमत खुद ही जितने कंटेनर लगा देती है इस्लामाबाद में, जिस तरह से मामला है, उसके अलावा लाहौर के अंदर मामला और दीगर शहरों के अंदर जहाँ जहाँ भी एहतजाज अनाउंस किया जाता है वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हुकूमत खुद कर देती है। खैर, सूरत हाल क्या है एहतजाज की? और KP से अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवाएँ। छोटी सी ब्रेक है आज़ान के लिए, उस वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो इस सब मामले पर तफसील से बात होगी। वेलकम बैक जी। हुकूमत को आईनी तरमीम लाने की इस कदर जल्दी, जब पहले आपको याद होगा जब रात के 12-1 बज गए, मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने तो वो मामला थम गया था, लेकिन जल्दी इतनी क्या थी कि करना ही करना लाजिम। अच्छा, वो एक मामला ख़त्म हुआ, उसके बाद अब दोबारा ये मामला है कि भाई फ़ौरन जो है ना मामला किसी तरह से ये 63A वाला सेटल हुआ। फिर उसके बाद अब अगली सूरत चल पड़ी है कि हम अगले हफ्ते के अंदर अंदर ही दोबारा मुसव्वदा लेके आएंगे और हम इसको क्लियर करवा लेंगे और जल्द अज जल्द करवाएंगे। टाइमिंग पर सवाल उठता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वो अपने मुंह से उन्होंने कहा कि जी 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर है रिटायरमेंट डेट चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की। बिलावल अपने मुंह से ये बात कर, जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और उनके बारे में बिलावल साहब खुद ये बात कर रहे हैं, बनफ्से नफीस बता रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स को बुला के कि 25 तक का हमारे पास टाइम है, उसके बाद अगर लेट हुआ तो फिर अदलिया जो है ना वो हमें आगे से उसमें रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे तो बड़ा सीधा सा फिर प्लान नहीं नजर आ जाता हुकूमत का। जो अफवाहें या खबरें गर्दिश कर रही हैं कि काजी साहब को उस कोर्ट का जो एक आईनी कोर्ट बनानी है उसका चीफ जस्टिस बनाना है। बाजवा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये 63A वाली जो बात है, मैं समझता हूँ पहले आसान ज़बान में हम दोनों को कर लेनी चाहिए कि 63A जो है, ये इसका मतलब ये है आसान ज़बान में कि जो रुकन कौमी असम्बली है उसका जो वोट है वो डी सीट हो जाएगा अगर जहाँ से मुंतखब होकर आया है। अगर वो किसी को दूसरे को डालेगा, नून लीग को डाल देगा, PTI का बंदा, तो फिर वो फारग हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा बाजवा साहब कि इस वक्त ऐवान में हुकूमत को जो लड़ाई चल रही है 2/3 अक्सरियत, 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा, 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से अगर देखें तो 336 अरकान है इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए रुकने कौमी असम्बली। 224 हों तो फिर बनेगा 2/3 मेजॉरिटी। अब हुकूमत के पास इस वक्त जो मैंने वेब चेक की है उनकी 215 का फिगर आया है, यानी कि मजीद 9 अरकान कम है हुकूमत के पास। ना बिलावल कर सकता है, ना नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, जब तक के फजलुर रहमान साहब के 8 अफराद ना हो। अब अगर फजलुर रहमान साहब ने कर दिया इनकार, साहब देखें फजलुर रहमान साहब के वो 8 ना हो, मुद्दा ये है कि ये क्यों आई थी, ये जो शिक ऐड हुई थी आइन में 63A वाली, ये नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में ऐड इस वजह से की थी कि बोलियां लगती थी, मंडियां लगती थी, और ये इसी वजह से हुआ था कि भाई यार पैसे दे के अगले दौर में जो जिसको आप छांगा मांगा याद करें आप, और फिर यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वहाँ पे उधर सबात में एक वो कहते थे कि यहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ तरह की ऑफर्स करवाई जाती हैं। तो अभी भी मामला वही है। बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs हैं, उनके वीडियो बयान है कि उनकी फैमिली को किस तरह से धमकाया गया है, डराया गया है, और फैमिली में किस किस को उठाने की धमकी दी गई है हुकूमत की तरफ से, वो एक अलग चीज़ है। और पैसों वाला मामला एक अलग। आप बात कर रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला साहब की, जो मेरा ख्याल है NA 97 फैसलाबाद के थे, कहाँ है वो पता है?
कहाँ है, बता दें, आप बता दें। यार आप बात कर रहे हैं ना कि वो उठाए गए थे बंदे, ये वाले की बात कर रहे हैं। मैं आपको कल मजे की बात बताऊं, कल आरिफ अलवी साहब से अच्छा। मुलाकात हुई, वो लाहौर में ATC साबिक सदर साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, वो इधर लाहौर में तशरीफ़ लाए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर के जो ATC में केसेस थे, उस हवाले से वो ये कहने लगे, बकौल उनके, वो कहने लगे कि मेरे तक जो खबर पहुंची है, हमारे पार्टी के जो लोग बता रहे हैं, एक एक बंदे को 53 करोड़ रुपए की पेशकश। किन बंदों को? आप उनकी पार्टी के बंदों को, जो लोग पार्टी के लोग उनको बताते हैं कि जनाब हमें इतने पैसों की ऑफर हुई है कि आप वोट भाई झूठ बोल रहे हैं माजरत के साथ, वो इंतहाई काबिल एहतराम है, जरूरत ही नहीं है बाजवा साहब। अगर आप मुझे इजाजत दें तो वही तो मैं आपको साबित कर रहा था, मैं ये वहीं से शुरू कर लेता हूं। अच्छा, उन बंदों की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं जी नहीं, मौलाना फजल रहमान की बात जो मैं कर रहा था, मौलाना 8 अरकान उसके, एक आजाद अरकान मिल जाए तो 224 हो गए पूरे। अब आप ये कह लें कि मौलाना फजल रहमान नहीं मानता। हाँ। अगर मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते तो 9 अफराद कम हो गए, 5 और 4 9। अब 9 अफराद कम हो गए तो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े बंदे से मेरी बात हुई है, मैं कहा यार खबर तो दो गई। वो ये नाम देता है मुबारक ज़ेब बाजोड़ आजाद रुके हुए हैं, MNA हैं और वो इस वक्त आजाद रुकने कौमी असेंबली है। लेकिन मुबारक ज़ेब को बना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इजाजत दे दें, आज पूरी आपकी खबर में ब्रेक कर रहा हूं। वो ये कहते हैं दूसरे औरंगजेब खिची NA 159 विहाड़ी, तीसरा नाम असलम गुम्मन सियालकोट, चौथा नाम उस्मान अली साहिवाल, पांचवा नाम जहूर हुसैन कुरैशी खानेवाल। बाजवा साहब दो ये सारे लोग गायब हुए थे, फिर उसके बाद ये वापस भी आ गए, फिर उसके बाद इनके बयान हल्फी भी आ गए हुए थे यार, घरों में बैठे हुए रोटी खा रहे हैं। नहीं, असलम गुमन साहब आप उनकी बात कर रहे हैं, वी वेंट मिसिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। सर जी दो बातें करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, सिर्फ दो बातें। पहली बात ये है कि ये अरकान जिनकी मैं बता रहा हूं आपको आजाद है, वो तादाद पूरी कर सकते हैं। एक आखिरी बात, जो 63A की बात आपने शुरू की, जितने चाहे अरकान असेंबली उठकर आ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। यानी यहां तो पर हमारा कंसेंसस होना चाहिए कि 2 अक्सरियत रोकने में कोई नाकामी नहीं हो सकती। बात यह है कि नहीं एग्री बात यह है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, जो डिफेक्ट करके अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे, उनको हुकूमत ये कहती है कि किसी का ज़मीर भी तो जाग सकता है, और वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे, चूंकि हम ये जो तरामीम लेके आ रहे हैं ये सियासत के लिए हैं, ये हमारे कुछ ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, इससे पाकिस्तान हम बेहतर होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर ये वोट देंगे। लेकिन दूसरी आवाज़ की बात मैंने तो आपको फिगर की है, अदरवाइज जो बात है सच की बात है, वहां तक मैं आपके साथ हूं। बात यह है कि दूसरी तरफ किसी का ज़मीर नहीं है, से चलाने की जरूरत है बाजवा साहब। हुजूर वाला दूसरी तरफ किसी का ज़मीर नहीं है। PMLN में से किसी का ज़मीर ये नहीं जागता कि उसको ये लगे, इतने सारे 224 लोगों 221 लोगों में से, कि भाई ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला ठीक है, मैं मानता हूं उधर से ज़मीर खड़ा हो जाए, जाग जाए। पहले हम जाते थे रेडी वाले के पास, मैं खबर दूं, अब रेडी वाला पता क्या कहता है, कहता है मैं खबर दूं। अच्छा, भाई सोशल मीडिया से इतना आ गया है कि हमें वो देखें, सोशल मीडिया अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पे ऑथेंटिसिटी का मसला तो रहता है। खैर, ये वाला जो मामला ना, जिसकी बेसिस के ऊपर 63A की सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी, और वो ये थी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो उसके ऑथर थे, लिखी थी उन्होंने 2 साल पहले, जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत वाला मामला था। और वो ये थी कि जो वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डालने की कोशिश करेगा, चूंकि हमें पता चल गया कि वो जुर्म कर रहा है, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और साथ वो डी सीट भी हो जाएगा। तो इस पर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि इसी की वजह से पंजाब और KP की असम्बलीज जो थी वो डिसॉल्व कर दी थी इमरान खान साहब ने। और फिर कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता, नज़र ही यूँ आता है कि उसकी वजह से एक केओस जो क्रिएट हुआ था पॉलिटिक्स के अंदर। खैर, वो अब जो फैसला रिवर्स हो गया है, और ये कि वोट काउंट हो जाएगा, फिर उसके बाद बंदा डी सीट होगा, दोबारा इलेक्शन लड़के वो फिर पार्लियामेंट में आ सकता है। हाफिज़ हसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। चूँकि फैसला इनफील्ड है, अब जो नई तशरीह कह लें या पुरानी तशरीह पर जो रिवर्ट बैक किया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे इख्तलाफ या इत्तफाक या उस पर तनकीद हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं हुजूर वाला आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टाइमिंग है, मुझे इसके बारे कुछ समझाइए। इस पर सवालात उठ रहे हैं, इस मौके पर ये नहीं होनी चाहिए थी, ये किसी अच्छे ठंडे वक्त में, जबकि सियासी तौर पर माहौल ठंडा होता, उस वक्त हो जाती तो बेहतर होता। ऑर्डिनेंस ला के पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, फिर उसके बाद एक ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत गालिबन इस वजह से पेश आई कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका इख्तलाफ है काजी फायज़ साहब के साथ।
फिर ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुझे तो ऑर्डिनेंस पे इख्तलाफ है, फिर आपने जिस तरह से कमेटी फॉर्म की जिसने बेंच बनाना था, मुझे उस पर इख्तलाफ है। जस्टिस मुनीब ने रिक्यूज भी नहीं किया और वो केस में बैठे भी नहीं। तो ये सब मामलात, और फिर खास तौर पर टाइमिंग, आपकी राय हुजूर इस पर क्या है? ये टाइमिंग अगर किसी और वक्त ये सब मामला किया जाता तो बेहतर ना होता। इस वक्त तो सादा सा तासुर ये जा रहा है कि ये हुकूमत को सहूलत फराहम करने के लिए इतनी उजलत के अंदर ये रिवर्ट बैक हुई है 63A की जो तशरीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइमिंग की बात की है। अब ये जो केस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था, उस वक्त भी बड़ी एक टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और टाइमिंग फैक्टर ये था कि 8 मार्च 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पीडीएम की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 95 के नीचे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया। अब आर्टिकल 95 का एक प्रोसेस ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने इजलास बुलाना है और उसके अंदर आपका एक फैसला होना है। लेकिन उस दौर की गवर्नमेंट ने उस इजलास को न बुलाया और सर्टेन रीजन थी कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही थी। और इस दौरान 22 मार्च 2022 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट अलवी के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 186 की एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का एक रेफरेंस फाइल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन किस तरह हो सकती है। यानी कि ऑलरेडी एक आर्टिकल 95 का प्रोसेस मौजूद था और उस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस फाइल किया। अब रेफरेंस जब फाइल हुआ तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी और वो जजमेंट जो है वो आर्टिकल 186 के नीचे जो भी आप जजमेंट देते हैं वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती, वो एडवाइजरी होती है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं इशू हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर आप सही कह रहे हैं। तो आप क्या मतलब उसमें ये समझा जाए कि उस वक्त गलत हुआ था तो अभी भी हो गया तो क्या? अब सुन लें ना, अब सुन लें। अब ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई शख्स पार्टी हेड के फैसले के खिलाफ जाता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा और उसके बाद ये कहा कि उसको डी-सीट कर दिया जाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63A बुनियादी तौर पे खुद ट्रिगर नहीं होता जितनी देर तक पार्टी हेड जो है उसको शो कॉज न करे और उसका एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को न भिजवाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी हेड की जो पावर थी उसको अपने लिए इस्तेमाल किया और एक फाइंडिंग दे दी। जब परवेज दिलाई वाला मामला आया तो उस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी हेड फैसला नहीं करेगा, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने एक फैसला किया कि लोग वोट जो है इनको डालें, यानी कि हमजा शहबाज को डालें, और मामला जो स्पीकर की रूलिंग का जो वोट नहीं काउंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में गया। सर ठीक तो हो गया ना हाफिज साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूँ पार्लियामानी पार्टी के ऊपर एक फैसला कर दिया। हुजूर वाला मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इतनी उजलत इतनी जल्दी काहे की थी टाइमिंग वाला? मुझे ये बताइए ना कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? ऑर्डिनेंस के बाद एक मुतनाज़ कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? उस कमेटी का आगे मुतनाज़ बेंच, क्योंकि जजेस का इख्तिलाफ है। क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये फैसला आर्टिकल 63A के अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा लेना चाहिए था। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को नहीं लगाया कि जब एक ओपन एंड शट केस था, एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू सुप्रीम कोर्ट दे रही है, कभी कहती है पार्टी हेड करेगा, कभी कहती है पार्लियामानी पार्टी करेगी, और कभी कहती है आर्टिकल 63A जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। कि जब आयशा गुलालाई सर मेरे सवाल का आपसे जवाब नहीं आ रहा सैयदी, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ तो सर ये ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? ऑर्डिनेंस के बाद मुतनाज़ कमेटी की क्या जरूरत थी? कमेटी के बाद बेंच। अब ऑर्डिनेंस का ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप तो ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर हैं तो बात समझ में आ जाती है, और ये आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया और उस वक्त आप सब ने जस्टिस बंदयाल की जो अथॉरिटी थी उसको कहा कि इससे बेहतर जज कोई नहीं है और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी नहीं सर मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। तो जुडिशरी इफेक्ट होती है। नहीं सर मैंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जब एक फैसला आ गया 10-5 से, तो अब पिछले 4 मिनट्स तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के देखे ना, कि जिसके अंदर उस वेबसाइट पे मौजूद है कि उसके अंदर वो कमेटी का चीफ जस्टिस कहता है कि ये केस फैसला लगाएं, वो कहते हैं हमने लगाना नहीं है, वो कहते हैं छुट्टियां हैं, कभी कहते हैं कि जी हम छुट्टियों के बाद लगाएंगे। तो अगर आपका कमेटी मेंबर के तौर पे स्टबर्न एटीट्यूड है तो फिर फॉरवर्ड फिर क्या उस चीज का? सर मेरी अर्ज सुने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था, डिसफंक्शनल कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा रजिस्ट्रार के नाम या फिर उस कमेटी के सेक्रेटरी के नाम, एक ही बात हो गई। उस खत के अंदर उन्होंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। किस तरह फुल कोर्ट का इसका फैसला आता?
फुल कोर्ट का फैसला जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा तो फुल कोर्ट बना, और फुल कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो जब एक दफा फैसला आ गया, उसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई है कि जब वो फिर ऑर्डिनेंस कहां से आ गया सर? जो ग्राउंड रियलिटी है, तो अगर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस कर दी है, प्रेसिडेंट ने कर दी है, चीफ जस्टिस ने अडॉप्ट कर लिया है, तो उसके अंदर सर कोई हंगामी सूरत-ए-हाल है थी वैसे हाफिज साहब? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये टाइमिंग्स पे सवाल उठता है ना फिर। नहीं, क्या हंगामी टाइमिंग तो कभी भी मुनासिब नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर कोई काम भी करें उसके अंदर टाइमिंग का तो इशू आता है, और उसके अंदर एलिगेशंस भी आते हैं। किस चीज के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आप ये कहें कि टाइमिंग के ऊपर मुनासिब एक फैसला किया? आगे भी हम उम्मीद ना रखें। मर्जी है फैसला कर देते हैं, मर्जी है बिठा के रख लेते हैं, मर्जी है उसको लंबा कर देते हैं, मर्जी है 52 केसेस के ऊपर नैब की जजमेंट जो आई है, 52 हियरिंग्स के बाद आई है। पहले गलत होता रहा है, आगे भी गलत होता रहेगा, अभी भी हो गया गलत तो कोई मसला नहीं, ठीक हो गलत नहीं हुआ ना। देखें, बात यह है कि आर्टिकल 63A का फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला था, आइन के नीचे होके चाहिए था, आइन से ऊपर जाके उन्होंने किया, और खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर पहले का पार्टी हेड फैसला करे, क्योंकि उस वक्त की और कंसिडरेशन ठीक है सर, सब जब वो पंजाब के अंदर मामला आया। इंतहाई काबिल एहतराम हाफिज साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। 63A की तशरीह जो है वो सब लोग अब कह रहे हैं कि ये हकीकी तशरीह अब हुई है। सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान, मेरा सवाल सुन ले हाफिज साहब, इस मामले के अंदर हाफिज साहब मेरा सवाल मोहतरम सुन लें, फिर आप जवाब दे दें। मैं मोहतरम आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 63A की तशरीह लोग कहते हैं कि अब जो हुई है ये दुरुस्त है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिलकर कोई कौमी असम्बली में ले आए तहरीक जिससे हुकूमत डिसॉल्व होने का खदशा हो और मुस्लिम लीग नून के अफराद या पीपल्स पार्टी के अफराद वोट डाल सके, तो क्या यह भी मुमकिन है? ये तशरीह तब भी ऐसे ही रहेगी? नहीं, मैं अब मेरी एक सेकंड बात सुन लीजिएगा कि आर्टिकल 63A बजाते खुद जो है एक वाज़ेह आर्टिकल है जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंस का भी जिक्र है और प्रोसीजर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तशरीह के अंदर जो है बजाते खुद लफ्ज को ऐड ऑन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसके ऊपर जाके कहा कि आर्टिकल 63A वही है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है। अब अगली बात यह है कि मुझे आप ये बताएं कि आर्टिकल 95 जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या आर्टिकल 136 जो है वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करता है और पूरी पार्टी एक तरफ हो जाती है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको रहने का हक हासिल है कि वो सिर्फ आर्टिकल 95 की बुनियाद के बहुत पीछे चले गए आर्टिकल 136 की बुनियाद के ऊपर स्टे करे? तो आप फिर दोनों आर्टिकल को निकाल देना पाकिस्तान। हाफिज साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं सिर्फ आपसे 4 लाइनें लेना चाहता हूं। मुल्क में शंघाई तावन तंजीम, अवाम सड़कों पर, सारे मामला दरम बरम, क्या कहेंगे? गैर मुनासिब है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सेंसिबल बिहेव करना चाहिए और दुनिया के अंदर दिखाना चाहिए कि हम इंटरनल जो पाकिस्तान के मुफाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी लीगल ओपिनियन आपने इस मामले पर जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अकरम साहब हमारे साथ होंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपने वक्त दिया है। मौलाना साहब ने भी तहरीक इंसाफ से ये कहा कि 16 तक, अगर आप 16 तारीख तक जब SCO समिट हो जाता है आप अपना एहतजाज मौखर कर दें, लेकिन नहीं किया गया। लाहौर में, इस्लामाबाद में, उधर से KP से वज़ीर आला KP इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। तो उसकी वजह सर क्या है? एक तो एंगेज नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासती लेवल पे। दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आई वुड से कुछ ट्रस्ट इशूज़ हैं कि दे डोंट वांट कि अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हमने एहतजाज करना और हर सूरत में करना है? क्या वजह आपके ख्याल में? जो आपने दूसरा नुक्ता उठाया है ट्रस्ट इश्यूज का, यानी बाहमी एतमाद सिस्टम के अंदर बहुत कम हो गया है और उसकी वजह हुकूमत है कि हुकूमत ने जो 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त एक अहम बोन ऑफ टेंशन है, उसके बारे में हुकूमत कोई क्लियर पोजीशन नहीं ले रही। ऐसा नहीं हुआ कि अब तक कोई मसवदा सामने आया हो, ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने अपने कम से कम मुतालबात सामने रखे हों या कम से कम तजावीज़ सामने रखी हों।
या फिर हुकूमत ने उसके लिए कोई डेट का तयन किया हो कि उसके लिए किसी भी माहौल को में एतमाद पैदा करने के लिए अगर हुकूमत ऐसा करती है कि वो ऐलान कर दे कि जनाब जो भी 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसको हम मौखर करते हैं, उसको हम नवंबर तक ले जाते हैं, 25 अक्टूबर के बाद ले जाते हैं, तो उस सूरत में बात हो सकती है, बात आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा और हुकूमत इंसिस्ट करेगी अपने टाइम टेबल पे जो 25 अक्टूबर से पहले है, क्योंकि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एडजस्ट करने के लिए अगर हुकूमत इसरार करती है अपने टाइम टेबल पर, तो जाहिर है फिर ये मामला रुकने वाला नहीं है। यानी उसके बाद सिर्फ पीटीआई से ही ये तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई ये समझे कि जनाब ठीक है, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या इस्लामाबाद को छोड़ के किसी और जगह को हदफ बना लेते हैं, इस्लामाबाद में नहीं करते। तो इस तरह की कोई सूरत हाल तो जाहिर है पीटीआई के साथ ही है। जो ट्रस्ट का मामला है वही सबसे अहम है इस वक्त। अच्छा हबीब साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मोस्ट लीडरशिप, आप केपी वज़ीर आला की बात कर लीजिए या फिर सेक्रेटरी जनरल की बात कर लें या चेयरमैन पीटीआई की बात कर लें और बाकी जो तमाम बड़े नाम हैं, अब सोशल मीडिया देख लेते हैं, हम उनके बयानात देख लेते हैं, वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर अस, मतलब अभी नहीं है तो फिर उसके बाद तो शिकंजा और ज़्यादा कस दिया जाएगा हम पे। क्या आप इत्तफाक करते हैं वो जो ये बात कर रहे हैं कि यही उनके पास वक्त है, इसके बाद नहीं है? एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर कीजिए जिसमें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, एक आईनी अदालत बन चुकी है, सिक्योरिटी के नाम पर अदालतों को बेबस कर दिया गया है, जहां पे हाई कोर्ट के सारे जजेस को सेशन कोर्ट के जजेस की तरह या सिविल जजेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनकी ACRs लिखी जा रही हैं, उनको उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी इधर भेजा जा रहा है, कभी उधर भेजा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान जिसमें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी होगी, वो पाकिस्तान दरअसल एक दस्तूरी फिस्तायत का पाकिस्तान होगा। और ऐसे पाकिस्तान में आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में कोई गारंटी मौजूद नहीं होगी, आपके पास ये भी नहीं होगा कि अदालतों में जाकर कुछ वावेला कर सकें, क्योंकि जब भी आप वावेला करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो आपको आईनी अदालत का रास्ता दिखा देंगे और आईनी अदालत जो है वो मेन मेख निकाला करेगी कि जनाब ये तो मौजू ऐसा है जिस पर गौर व खौज होना है और आईनी मुकदमात जो हैं वो तो लंबे चलते हैं, तो लिहाजा इस बात को तो फ़िलहाल छोड़ें, जो जहां है अगर मिसिंग है तो मिसिंग रहने दें, अगर हफ्से बेजा में है तो हफ्से बेजा में रहने दें, अगर उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा है, ज़मानत का मामला है तो भी उसको रहने दें, क्योंकि ये भी दस्तूर से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी की तारीफ़ क्या होगी। तो लिहाजा ये एक पीटीआई ही नहीं बल्कि सभी पाकिस्तान के लोगों को ये ख़तरा लाहक है कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद शायद हमारे लिए पाकिस्तान में जो बोलना भी मुश्किल हो जाए। तो जाहिर है जब इस तरह की कैफियत हो और आपके सामने कोई वाज़े ड्राफ्ट भी ना हो, जो कुछ भी हमने सुना है वो महज बातें हैं और उन बातों की तरदीद हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? जाहिर है जो भी होगा वो जो भी पार्टी होगी वो खुद को डेस्परेट सिचुएशन में समझेगी और लिहाजा वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट भी करेगी। ठीक हबीब अकरम साहब, माजी में सियासी इख्तलाफात का हल हमेशा मुज़ाकरात से ही निकला है या फिर मार्शल लॉ लगा है? पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये मुज़ाकरात पर राजी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने जब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अफराद से बात की तो उनका ये कहना है कि खान साहब बज़िद है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, हमारा कसूर कोई नहीं। असल हक़ाइक़ से मुझे आगाह कीजिएगा। जहाँ तक आपकी ऑब्जर्वेशन है कि माजी में मामलात जो हैं वो यानी मुज़ाकरात से हल होते रहे हैं, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत ही कम है। शाज़ो नादिर ही शायद कोई मिसाल आप पेश कर सकें। अभी मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मेरे जहन में फौरी तौर पर ऑफ द कफ ऐसी कोई मिसाल नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक फ़रीक रही है। दूसरा इसका सियासी पहलू यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 का इलेक्शन है वो उसमें जो कुछ भी हुआ और जिस अंदाज से वो रिग किया गया वो तो खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया, बल्कि बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने किया। अब अगर किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके मुखालिफ और ख़ास तौर पर धांधली का हदफ रही हो
वो इनके साथ बैठेगी तो किस बुनियाद पे बैठेगी? इसलिए कि इनका मैंडेट तस्लीम कर लिया जाए? क्या इस बात पे सौदेबाजी हो रही होगी, जैसे कि बाज़ इस वक्त खबरें हैं कि जिस तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पंजाब में तश्कील पाए हैं कि वो भी किसी सौदेबाजी का नतीजा है? तो क्या इस तरह की किसी सौदेबाजी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसने एक मॉरल ग्राउंड पे अपना नैरेटिव तरतीब दिया हो, वो कैसे बैठ सकती है किसी दूसरी सियासी जमात के साथ? तो लिहाजा इस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आता कि कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के होंगे, और अगर होंगे तो वो महज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आती है और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आती है, तो ये तो इनका मैंडेट तस्लीम करने की सी कैफियत होगी। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में रोल प्ले करे तो शायद कोई सूरत निकल आए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। इस वक्त पीटीआई जो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए एहतजाज कर रही है, और हत्ता के इमरान खान साहब की बहनें भी इस वक्त पाबंद सलासल हो चुकी हैं, आपको कोई नतीजा निकलता हजूर नजर आ रहा है इन प्रोटेस्ट के साथ? पाकिस्तान में जब भी इस तरह का हमागीर किस्म का एहतजाज शुरू हुआ हो कि जिसमें पहले जलसे हों और उसके बाद कई शहरों में बैक वक्त मुजाहरे या एहतजाज करके कोई भी पार्टी अपनी ताकत का सबूत दे चुकी हो और फिर वो आगे बढ़ती हुई किसी एक पॉइंट को अपना किसी एक जगह को अपना मीट पॉइंट करार दे दे कि वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे, तो आम तौर पर ऐसी सूरत में हुकूमत गिर जाती है। आपको याद होगा कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। जब नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा तहरीक निजात बर्पा की थी तो उसका अंजाम यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई थी 1990s में। इसी तरह जनाबे काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार बाकायदा धरना दिया था रावलपिंडी में, और उसका अंजाम भी आपको मालूम है कि उस वक्त भी हुकूमत गिर गई थी। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था और वो लॉन्ग मार्च कंक्लूड होते होते हुकूमत गिर गई थी। तो जब इस तरह यानी एहतजाज के ज़रिए हुकूमतें गिराने का रिकॉर्ड तो हमारे सामने मौजूद है, और अगरचे उसमें अब आज लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या नहीं रहा, लेकिन एहतजाज का होना बहरहाल यकीनी है कि एहतजाज की सूरत में हुकूमतें गिरती रही हैं। तो अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा या तीन दफ़ा ये वाक़या हो सकता है तो आगे भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हबीब साहब, मौलाना के बारे में फरमाइएगा। 2 दफ़ा उन्होंने ये बात, मैं कहूँगा कि धमकी आमेज़ अल्फाज में भी की कि अगर आप, पहले तो उन्होंने कहा कि वाशगाफ अल्फाज में कि हम नहीं आपके साथ इस आइनी तरमीम पर, फिर उन्होंने एक दफ़ा मुल्तान में, फिर दूसरी दफ़ा गालिबन इस्लामाबाद में उन्होंने ये बात की बाकायदा कि अगर हम चाहेंगे तो आप ये तरमीम ला भी नहीं सकेंगे। यानी कि प्रेशर तो ज़ाहिर है कि उनकी जमात का उनकी स्ट्रीट पावर भी है, वो तो कर सकते हैं एग्जर्ट, लेकिन अभी तक तो वो सिर्फ लिप सर्विस ही है, वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची है। अमली तौर के ऊपर मौलाना साहब तो इस सब मामले में कहीं नज़र नहीं आते उसको रोकने के लिए, सिवाय इसके कि वो वोट नहीं देंगे। अकबर बाजवा साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आज से 3 हफ्ते पहले मौलाना फजल रहमान वो वाहिद कुव्वत थे जो इस गैर जमहूरी तरमीम बल्कि आइन शिकनी की इस कोशिश के बीच में दीवार बन के खड़े हो गए थे। उस वक्त सिर्फ उन्हीं के वोट थे, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो कुव्वत नहीं थी कि वो तनहा इसको रोक लेती। अगर मौलाना फजल रहमान एक कदम हुकूमत की तरफ बढ़ाते तो हुकूमत 100 कदम उनकी तरफ बढ़ा के मामलात को तय करती और वो तरमीम करवा लेते। और आज तक भी उनके रास्ते में जो ऐसी रुकावट है जो नाकाबिले उबूर है हुकूमत के रास्ते में, तो वो मौलाना फजल रहमान है। ये ज़रूरी नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान सड़कों पे निकल रहे हों और वहाँ पे धरने और एहतजाज जारी हों। मौलाना फजल रहमान के पास इस वक्त जो पार्लिमानी नंबर्स हैं वो इतने अहम हो चुके हैं कि वो हुकूमत को रोके हुए हैं। लिहाजा ये कहना कि मौलाना फजल रहमान सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान को, यानी मौलाना फजल रहमान ने जो काम किया है और अब तक जिस तरह डटे हुए हैं, वो पाकिस्तान के दस्तूर की तबाही के रास्ते में एक ऐसी रुकावट बन के खड़े हो गए हैं जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक, 163A के हवाले से बात करना चाहूँगा हबीब भाई। आप मौलाना फजल रहमान की ताकत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस 163A आने के बाद क्या सूरत हाल है? और दूसरा जो आज़ाद 8 अरकान है उनके बारे में लेकर हुकूमत क्या को मुस्बत रवैया कर रही है? आप किसी नजर से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक 63A का ताल्लुक है तो 63A जौहरी तौर पर हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है। अब चूँकि इसका फैसला भी आ चुका है तो लिहाजा इस पर खुल के बात हो सकती है।
अदालत के तरफ से 63-1 का फैसला यानी नज़रसानी के नतीजे में अदालती फैसले को ख़त्म कर देना, उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा और हॉर्स ट्रेडिंग के बावजूद भी लोग जो है सौदेबाजी करेंगे। अगर यानी हॉर्स ट्रेडिंग के साथ भी यानी हॉर्स ट्रेडिंग का इर्तिकाब करके भी अपनी जमातों के साथ सौदेबाजी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये वो तरीका, ये वो सिलसिला है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में बाकायदा तौर पर आइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो गोया इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने वो नज़रिया जो 1997 में पेश किया था उससे ख़ुद ही पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग उस वक्त नवाज शरीफ साहब को तंग कर रही थी, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के लिए मुबाह और हलाल इसलिए है कि ये किसी दूसरी जमात को इसका नुकसान होगा। और हमेशा ये हमें सोचना चाहिए, ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि 63A की तलवार सिर्फ PTI पर नहीं चलेगी, बल्कि ये ख़ुद हुकूमत के अंदर भी अब लोगों के पास ये गुंजाइश पैदा हो गई है कि उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो बिल्कुल भी पॉपुलर वोट के ज़रिए नहीं आई, बल्कि इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी पे खड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुस्लिम लीग नून के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट का सौदा करके अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जा सकते हैं तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ख़ुद हुकूमत के लिए। तो लिहाजा ये तलवार दोनों तरफ चल सकती है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल पैदा करना कि एक हड़बोंग मची हो इलेक्शन यानी पार्लियामेंट के अंदर कि जिसमें कोई बात यकीन से ना कही जा सके, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम रिजत का शिकार हुआ है, यानी पीछे गया है बजाय इसके कि आगे बढ़ता। और पीछे ले जाने में हमारी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बनने वाले बेंच जिसके बेशतर जजेस उनके हमनवा और हम ख्याल भी हैं, क्योंकि सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस नज़रसानी के नतीजे में उस फैसले को मुस्तरद कर दिया है जो 2022 में 63 के हवाले से किया गया था। तो लिहाजा अब हम एक रिजती कैफियत में हैं, हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर है अवाम के अंदर भी रिएक्शन पैदा होगा, क्योंकि ये एक नई आनी अदालत का क़याम या अवाम के हुकूक़ के ऊपर शबखून मारना बुनियादी तौर पर उस इमरानी वाहिदे के ख़िलाफ़ है जो 1973 में पाकिस्तान के वफाक ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया था। और इस्लामाबाद की हैसियत इस वक्त कुछ ऐसे लग रही है कि जैसे इस्लामाबाद किसी काबिज़ क़ुव्वत का मरकज़ है जिसने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया है। ऐसी कोई सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। जो वफाक है वो वाहिदे के नतीजे में वजूद में आया है, ना कि वफाक के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो लोगों के आम आदमी के हुकूक को सल्ब कर सके और उसके लिए अपनी हैंड पिक लोगों पर मुश्तमिल अदालतें बनाए कि ताकि जो एक नोटिफिकेशन की मार हों जिसके जजेस और वो लोगों के किसी भी हक की हिफाजत न कर सकें। रिग्रेसिव तो इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल है। नवाज शरीफ साहब एक दौर में क्रेडिट लेते रहे जब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ सब मामला चला था, उन्हीं का वक्त था। मलिक असद केस बड़ा मशहूर था जिसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी को डिफाइन किया गया था, आज उसको वो डिफाई कर रहे हैं। मतलब वही जो उनके उसूल थे अब वो उनके खिलाफ जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। खैर जो कोर्ट की आपने बात की सर, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से ये बेंच बना उसमें पहले आ जाते हैं कि पहले तो एक ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज्ड, वो चैलेंज था अदालत में, तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चूंकि ये चैलेंज है तो मैं उस कमेटी में नहीं हूं। अच्छा, वहां पे जब वो कमेटी में नहीं थे तो उसके बाद एक बेंच बन गया, उस बेंच में जस्टिस मुनीब साहब और फिर जस्टिस मंसूर ने भी कहा कि चूंकि अभी मैं तो इख्तलाफ कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने कमेटी फॉर्म की है तो मैं उसमें नहीं आऊँगा। मुनीब साहब जो है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन्होंने ना रिक्यूज़ किया ना वो बेंच पे बैठे। तो ये मामला रिवर्स भी हो सकते हैं क्योंकि पीछे तो हर चीज़ मुतनाज़ है। जो फैसला जिस बेंच ने दिया है दोबारा से 63(1)(a) को जिस तरह से मैं कहूँगा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जो खोला है, ये रिवर्स का कुछ चांस है इसके अंदर। और फिर जजेस का रोल सर उस पर फरमाइएगा, उनके पास भी तो काफ़ी सारी ऑप्शंस है। कहा जा रहा था कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो फुल कोर्ट का वो भी इजलास बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ देखा नहीं हमने। अकबर बाजवा साहब, अभी आपने जिन वाक़यात को तरतीब से बयान किया है, अगर ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहे होते और हम 8 फरवरी के धांधली से न गुजर चुके होते तो दुनिया के किसी भी मुल्क में ये वाक़यात इसी तरह रूनुमा होते, इसी तरह ऑर्डिनेंस आता, इसी तरह अचानक बदल दिया जाता, बेंचों की तश्कीलें नौ कर दी जाती, एक सीनियर जजों को उसमें से निकाल दिया जाता, जो एक मेरिट पे जो सारी चीज़ें थी उनको उलट पुलट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाता, तो हम लोग एक लतीफ़े के तौर पे हंस रहे होते।
हम सोचते कि दुनिया के फलां मुल्क जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर दस्तूर की बुनियादी तालीम भी क्या किसी के पास नहीं है कि जो इतनी गलत हरकतें हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में हुआ है। ये कानून के नाम पर और दस्तूर के नाम पर एक लतीफ़ा है, और इस लतीफ़े की है, और लतीफ़ा भी इतना भद्दा है कि जिस पर हंसी नहीं आती, बल्कि सुनाने वाले या इस लतीफ़े को करके दिखाने वालों की फ़नकारी और महारत पर रोना आता है। तो ऐसी सूरत में कि ये जिस तरह लतीफ़ा बरपा हुआ है और इसके नतीजे में जो फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले की हैसियत भी वही है जो किसी बोदे लतीफ़े का अंजाम होता है। तो लिहाजा ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, आगे चल के अगर जो सूरत हाल है उसमें ऐसी तब्दीलियां आने का इम्कान मौजूद है कि जिसमें ये फैसला अंडू हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब, आपने अपना वक्त दिया। यही बात थी कि फैसला चूंकि आ चुका है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पर तनकीद हो सकती है। एट द वेरी सेम टाइम उसकी जो टाइमिंग थी, जिस तरह से ये बेंच फॉर्म हुआ, उससे पहले कमेटी में जो एक 3 मेंबर कमेटी बनी जिसने ये बेंच बनाया, और फिर इतनी उजलत में इतनी जल्दी जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, यकीनी तौर पे हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए एक सहूलत मुयस्सर आई इस सब मामले के साथ। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।